आज जिस पश्चिम के द्वारा हमें ये इंगित करवाया जाता है या ये छवि दिखाने की कोशिश की जाती है कि आधुनिक लोकतंत्र के जो निर्माता या आधुनिक लोकतंत्र के श्रेयकर्ता जिन्होंने आज के चुनाव को जन्म दिया है, क्या इस बात से वे वाकिफ हैं कि भारत उनसे सदियों से पहले एक शुद्ध लोकतंत्र को पालन करता हुआ आ रहा है। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम सनसेट डायलॉग। मैं हूं कृष्णा मुखर्जी और लेकर के आया हूं आज के एक रोचक विषय चुनाव। जैसा कि जानते होंगे, आने वाले कुछ महीनों में भारत में आम चुनाव, जिसे लोकसभा का चुनाव भी कहता है, वो होने वाला है। इस आम चुनाव में हम अपने भारत के प्रतिनिधित्व को कार्यभार, दायित्व सौंपते हैं आने वाले अगले 5 वर्ष के लिए। क्या आप इस चुनाव के इतिहास के बारे में कभी सोचने की कोशिश की है कि विश्व में आज जिस पश्चिम के द्वारा हमें ये इंगित करवाया जाता है या ये छवि दिखाने की कोशिश की जाती है कि आधुनिक लोकतंत्र के जो निर्माता या आधुनिक लोकतंत्र के श्रेयकर्ता जिन्होंने आज के चुनाव को जन्म दिया है, क्या इस बात से वे वाकिफ हैं कि भारत उनसे सदियों से पहले एक शुद्ध लोकतंत्र को पालन करता हुआ आ रहा है, जिसमें कि आज के व्यवस्था से कई गुना बेहतर लोकतंत्र की चुनाव की प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भूखंड में होती रहे। अगर इस साल की चुनाव की बात करें तो आने वाले पूरे वर्ष जनवरी 2024 से अगर दिसंबर की हम लोग आकलन करते हैं तो विश्व में मोटा मोटी करीबन 50 से 100 देशों में चुनाव होने वाले हैं। अगर महाद्वीप के हिसाब से हम बात करें तो पहले अफ्रीका महाद्वीप में आप अल्जीरिया, बोत्सवाना, चाड, कोमोरोस, घाना, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, टूनिशिया, टोगो जैसे देश हैं जहां आने वाले कुछ वक्तों में चुनाव होने वाले हैं या उनमें से कुछ जगहों पे तो चुनाव हो भी चुके हैं। अगर अमेरिका के दोनों महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अमेरिका के दोनों महाद्वीप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें से बेलीज है, ब्राजील, कनाडा, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, पनामा, उरुग्वे, वेनेजुएला। इसके अलावा अगर हम एशिया में आते हैं अपने महाद्वीप में तो एशिया में अजरबैजान में चुनाव है जहां पे आप ग्रीस युद्ध का संकट आप देखते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युद्ध से जुड़े हुए और टकराव जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में चलता आ रहा है, संघर्ष कुछ दिनों से और कुछ वर्षों से, इसके ऊपर भी आने वाले किसी अगले शो में हम लोग कार्यक्रम को लाएंगे कि युद्ध के पीछे के कारण का क्या मुख्य वजह है। बांग्लादेश जिनमें अभी जनवरी में ही चुनाव हो चुके हैं, भूटान, कंबोडिया, भारत खुद जो अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, मालदीव, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ ऑस्ट्रिया, श्रीलंका, सीरिया और पाकिस्तान, जिनमें कि अब आपने हाल ही में देखा है कि चुनाव हुए हैं। वो कैसा चुनाव है उसके ऊपर आप राय अपने कमेंट में दे सकते हैं, बट चुनाव हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ताइवान में भी चुनाव होने वाले और चाइना और ताइवान के संघर्ष के ऊपर आपने बहुत बार सुना होगा। इस पे भी आने वाले किसी दिन एक प्रॉपर शो हम लोग तैयार करेंगे। तो ये एशिया की बात रहा। यूरोप श्रेयकर्ता अपने आप को चुनाव और आधुनिक लोकतंत्र का देता है। उस यूरोप में भी ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, बोत्सवानिया, चेक रिपब्लिक, यूरोपियन संघ के खुद चुनाव होने वाले हैं। फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इटली। तो इन सभी देशों में, इटली में इस साल आपके स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। जो आम चुनाव है उसमें जॉर्ज मेलोनी आपने देखा है 2022 में वो चुन करके आई थी, लेकिन इटली में इस साल एक स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। तो उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण एक घटना बनता है इटली को लेकर। लुतानिया, माल्टा, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोर्तुगल, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, सेंट मैरिनो, स्लोवाकिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सारे देश जहां पे चुनाव होने वाले हैं, ये मानकर चलिए चुनावी पृष्ठभूमि में उस देश के जो अभी भू राजनीतिक जो हलचल चल रही है वो तो चलती आ रही है और चली गया है, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरीके से चुनावी जो उपज हमारे मानवीय समाज में
सबसे पहले इसकी बीज पड़ी, वो देखने की जरूरत है। लेकिन आगे बढ़े, इस क्रम में एक सवाल आपके लिए है जो अगले विषय में जो कमेंट में आप लोग देंगे उनके नाम को शाउट आउट देते हुए हम लोग बताएंगे। सवाल आज के लिए एक छोड़े जाते हैं कि अभी हमने जो यूरोप के चुनाव के ऊपर बात किया, तो इस यूरोप में रशिया का नाम भी जोड़ा गया है। आप कमेंट में बताएंगे कि रशिया का मुख्य भाग एशिया में होने के बावजूद भी यूरोप का हिस्सा उसे क्यों गिना जाता है। सही उत्तर कमेंट में आप दें। अगले शो में जिनका उत्तर सबसे पहले आएगा उनमें से 5 किसी दर्शकों का नाम अगले शो में लिया जाएगा एज अ शाउट आउट। शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को आगे। तो मानवीय समाज में अगर हम इसकी अगर उपज की बात करें, देखिए तो इसके 2 पृष्ठ हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी कहानी एक अलग दिशा में बढ़ती है, जो ऋग्वेदिक काल से शुरुआत होती है। अगर ईसा के पूर्व के अगर हम 1200 साल पहले जाएं तो ऋग्वेदिक काल से हमें भारत में गणराज्य में चुनाव होते हुए दिखेंगे। और अगर इन्हीं समकालीन व्यवस्था को अगर हम एथेंस रोम में देखें तो उस वक्त अनुपस्थिति थी। लेकिन भारत में ईसा के 1200 साल पहले, मतलब ईसा मसीह के वर्ष के आपके 1200 साल पूर्व भारत में चुनाव हो रहे थे, चुनावी व्यवस्था थी। इसको लेकर के ऋग्वेद के अलग अलग भागों में चुनाव को करवाने की बातें भी की गई हैं। कहते हैं कि ऋग्वेदिक व्यवस्था और समाज में उस वक्त जो गणराज्य स्थापित हुए थे वहां पे छोटे छोटे, क्योंकि आपने इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारा ऋग्वेद के पूरे समूचा काल वो ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीणी समाज के रूप में था। शहरी सभ्यता उस वक्त आए नहीं थे। तो ग्रामीणी सभ्यता के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में जो ग्राम होते थे और ग्राम के जो गणपति होते थे उन गणपति का चुनाव होता था। उस चुनाव में आपस में लोग क्या करते थे, अपने बहुमूल्य मत को देकर के अपने गणपति को चुनते थे, जो गणपति अलग अलग गांव के प्रतिनिधित्व करते थे परिषद में। ये तो रहा ऋग्वेद के समय का बात। अब इसी चीज को जैसे ही हम लोग ऋग्वेद काल से हम लोग अपना अगला चरण भगवान बुद्ध और महावीर के वर्ष में लेकर के उतरते हैं, तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन है कि उस वक्त ईसा के 400 और 500 जो वर्ष हैं उस वक्त भी भारत में अलग अलग जगहों में चुनावी व्यवस्था अलग अलग गणराज्य में होते रहे हैं। अब गणराज्यों की बात करें तो आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे पुराना गणराज्य जो स्थापित है वो भारतीय में है। भारत में शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय समाज में हजारों साल से चलती आ रही है और ये वही वक्त है, कहते हैं कि जहां पे चुनाव होते थे। इसमें से शद्रक, मल, शंग, इनसे भी बहुत सारे ऐसे महाजनपद थे जिनमें चुनाव करवाए जाते थे। अब इस चुनाव की व्यवस्था धीरे धीरे आगे जैसे संकीर्ण समाज होती गई, व्यवस्था शायद खत्म होती गई और जैसे राजतंत्र की तरफ हम मुड़ते गए, भारतीय समाज से शायद इसकी परिप्रेक्ष्य एक धूमिल अवस्था में चली गई। लेकिन इसी समकाल में अगर हम लोग भारत के उपमहाद्वीप के बाहर अगर देखें तो एथेंस में, जो आज ग्रीस में है, तो ग्रीस का शहर जो एथेंस है, एथेंस में उस वक्त के आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है भारत के बाहर कि वहां पे भी चुनाव होते थे। एथेंस के अलावा अगर हम लोग स्पार्टा की बात करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा स्पार्टा साम्राज्य के बारे में, वहां पे भी स्थानीय चुनाव उस वक्त करवाए जाते थे। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में भी इसकी व्यवस्था थी। रोमन साम्राज्य में पोप की चुनाव की व्यवस्था में भी इसकी हमें झलक देखने को मिलती है। तो इन सभी व्यवस्थाओं में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपना पूरे भारतीय इतिहास में और वैश्विक इतिहास में निभाता आ रहा है। इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं। अगर आज उसकी बात करें तो हमें 17वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के नाम को देते हुए जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक मॉडर्न डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया पूरे विश्व में, वो एक नई हमें रंग और रूप में उसी पुरानी चुनावी व्यवस्था को परोस करके आज हमारे सामने रखती है, जो कि हम लोग हजारों साल से पालन करते आ रहे हैं। ये तो रहा मूल बात। भारतीय समाज में एक परिप्रेक्ष्य में इसकी और व्यवस्था को देखें तो हमें दक्षिण भारत में भी इसके छवि देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि दक्षिण भारत में उस वक्त
ईसा के अब जन्म हो चुके हैं, उसके 400 से 500 साल बाद जब पूरे ब्रिटेन और पूरे यूरोप में राजतंत्रिक जो शासन व्यवस्था अपनी रूढ़िवादी प्रणाली से जकड़ी हुई थी, कहते हैं कि उस वक्त भी भारत के चोल साम्राज्य में एक ऐसी व्यवस्था स्थानीय सरकार में स्थापित थी जहां पे चुनाव होते हुए दिखते थे। ये चोल साम्राज्य की बात हो रही है, जो दक्षिण भारत के समृद्ध और संपन्न साम्राज्यों में से एक माना जाता है। तो चोल साम्राज्य में उथिमेरूर एक नामक क्षेत्र में स्थानीय लोग क्या करते थे, अपने स्थानीय परिषद के गणों को चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया करते थे। और इस बात का वर्णन भी हमें उस वक्त के जो आपके पत्र मिलते हैं खुदाई में, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी पत्र हमें मिले हैं जो आपके शाखाओं पे लिखे जाते थे, छाल पे लिखे जाते थे। इसके अलावा अगर हम लोग उत्तर भारत के क्षेत्र में देखेंगे तो पाल वंशों के दौरान भी जो आपके गोपाला है, गोपालों का भी कहा जाता है कि चुनाव के आधार पे ही उनका राजकीय स्थान पर सुशोभित किया गया था। तो पाल वंश में भी इसकी हमें एक छवि देखने को मिलती है। तो इन सभी बातों से आज हमें समझ में आता है कि वैश्विक तौर पर मानवीय समाज में लोकतंत्र एक हमारा अभिन्न हिस्सा है। देखिए, लोकतंत्र को आज अगर हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से अगर एक विषय बना करके पढ़ेंगे तो शायद हम कभी भी इस विषय को समझ ही ना पाए। मानवीय समाज में हर वक्त स्वतंत्रता एक मूल सिद्धांत हमारी सभ्यता की उपज के साथ चलता आ रहा है, जहां पे स्वतंत्रता की बात, समता की बात, न्याय की बात, भाईचारा की बात, ये एक पैर के साथ जैसे जैसे हम लोग आगे कदम बढ़ाते हैं, ये पग पग हमारी सभ्यता के साथ चलती आ रही है। आज के समाज में भी इसकी व्यवस्था उसी रूप में है जैसे कि पहले के रूप में थी। और अगर आप भारत के संविधान को अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें तो पहले ही पृष्ठ में आपको प्रियम्बल में, उद्देशिका में इस चारों बातों का वर्णन पहले ही पन्नों में किया गया है। लेकिन अंत में अगर इस पूरे बात का निष्कर्ष अगर हम लोग निकाल करके समझे तो चुनाव करवाने का मूल अर्थ क्या है? क्या अपने ऊपर एक ऐसे शासक को थोपना जिसे हम किसी निश्चित अंतराल के बाद हर वक्त बदल पाए, या चुनाव का मुद्दा कुछ और है? देखिए, मानवीय सभ्यता में हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग विषय, अलग अलग आकार और अलग अलग अपनी व्यवस्थाओं से बड़ा हुआ है। तो इस बात का तो हमें आकलन शुरुआत में ही हो चुका है कि अगर सभ्यता और समाज को बचा करके रखना है तो इसकी दौड़ को हर एक के हाथ में बराबर रूप से बांटनी पड़ेगी। ये बांटने का जो पृष्ठ है यही है चुनाव, जो हर एक को एक बार मौका मिलता है कि आप आगे आकर के समाजी बागडोर को आप समझे, संभाले और अपनी अनुदान को दे करके जो भी आप कार्य कर सकते हैं अपने समाज के प्रति, उस दायित्व को आप पूरा करें। तो अंत में शायद आप इस चुनाव के मुद्दे को समझें। अगले विषय में हम लोग ऐसे ही किसी नए रोचक तथ्य जो आज के देश और दुनिया से जुड़े हुए व्यवस्थाओं में स्थापित हैं, जो चल रहे हैं, उन बातों को उठाएंगे। आशा है आज के विषय आपको बेहतर लगे होंगे। अगर लगे होंगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहली बात, इस चैनल में सोम से शुक्र प्रतिदिन नए शो आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आशा है, उम्मीद है और एक आपसे अनुदान इस बात का है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके हमारी चैनल के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करें। और अंततः आने वाले विषय वस्तु हमारा जो इस चैनल को लेकर के जो सोच आगे चल रहा है वो ये है कि सोम से शुक्र प्रतिदिन ऐसे रोचक तथ्य से जुड़े हुए विषय आपके सामने आते रहेंगे। और सप्ताह में शनि और रविवार को कुछ डॉक्यूमेंट्री, जहां पे आप भारतीय समाज से जुड़े हुए अलग अलग एक रंग रूप, एक ऑन साइट शूट के आधार पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है हमारी साथ को बना कर रखें। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।